हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों ये सीरीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसको स्टार्ट से इन तक अवश्य देखना, क्योंकि इस सीरीज़ में जो है आपकी ज़्यादातर जो है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पर ध्यान दिया गया है। एक आध क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड भी हो सकते हैं। तो आपके वैसे तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो एक या दो आ जाते हैं उनमें स्टूडेंट्स जो है फंस जाते हैं। लेकिन जो है जैसे आपके एयरफोर्स या नेवी का एग्जाम हो, वहाँ पर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं वो ज़्यादातर फार्मूला बेस आते हैं, तो उन्हीं को यहाँ पर बताया गया है। तो ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट ऑफ आइस मेल्टिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा पूछ रहा है। तो दोस्तों बर्फ़ के जो गलन की गुप्त ऊष्मा होती है वो क्या होती है? तो पहला ऑप्शन दिया 42 कैलोरी प्रति ग्राम, और ऑप्शन बी दिया 90-80 यानी कि 980 कैलोरी प्रति ग्राम, और ऑप्शन सी दिया 80 कैलोरी प्रति ग्राम, और ऑप्शन डी दिया है 536 यानी कि 536 कैलोरी प्रति ग्राम। तो दोस्तों बता दें, जो बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है वो होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। ये जब आप न्यूमेरिकल जब करेंगे, आपका जो ऊष्मागतिकी से जो आपका थर्मोडायनेमिक्स से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर आपको बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा का जो है मान का याद होना चाहिए। तो वो मान जो है आपको रखना पड़ेगा। तो जो बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है वो होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। इसको आपको लर्न कर लेना है। ये कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ देता है इस क्वेश्चन को आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जाड़ों में कभी कभी पानी का नल फट जाता है, इसका मुख्य कारण, यानी कि समटाइम्स वाटर टैप ब्रेक्स इन विंटर, दिस इज़ द मेन रीजन। यानी कि जाड़ों में जो आपने देखा होगा कभी कभी जो है जहाँ पर ज़्यादा सर्दी पड़ती है, वैसे अपने यहाँ जो यूपी है अपने यहाँ पर तो कुछ नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं जो है जाड़ों में ज़्यादा जाड़ा जहाँ होता है यानी कि ज़्यादा सर्दी पड़ती है, वहाँ पर जो है पानी जो नाली जिसमें पानी भरा होता है, प्लास्टिक के जो नल होते हैं वो फट जाते हैं। इसका मुख्य कारण पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है पानी के आयतन में वृद्धि हो जाती है, तथा ये पूछ रहा है द वॉल्यूम ऑफ इंक्रीज यानी कि द वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेज। ऑप्शन बी है पानी के बर्फ़ बनने पर आयतन बढ़ जाता है, यानी कि द वॉल्यूम इंक्रीज व्हेन वाटर बिकम्स आइस। ऑप्शन सी है पानी ठंडा होने से सिकुड़ता है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है वाटर सिंक्स एज इट कूल्स। ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके नेवी के एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है जाड़ों में कभी कभी पानी के जो नल होते हैं फट जाते हैं, इसका मुख्य कारण पूछ रहा है। दोस्तों जाड़ों में जो आपके पानी के नल होते हैं जिनमें पानी भरा होता है, और उन पे जो है जाड़ों में इसलिए फट जाते हैं क्योंकि वो जो है पानी से बर्फ़ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो दोस्तों पानी से जब वो बर्फ़ में परिवर्तित होता है, जो पानी होता है जब बर्फ़ में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन जो होता है दोस्तों, वॉल्यूम होता है, वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ जाता है। इसी कारण जो है आपके पाइप जो होते हैं फट जाते हैं। क्या होता है पानी जो होता है बर्फ़ में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, इसीलिए जो आपके प्लास्टिक वाले पाइप होते हैं वो फट जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। पानी के बर्फ़ बनने पर जो आयतन होता है बढ़ जाता है, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज व्हेन वाटर बिकम्स आइस, यानी कि ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किस ताप पर फ़ारेनहाइट तथा केल्विन पैमाने का ताप जो है एक सा होगा? एट विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर विल बी टेम्परेचर ऑफ द फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल बी द सेम। तो दोस्तों इसके लिए आपको जो है केल्विन और फ़ारेनहाइट में संबंध का फार्मूला पता होना चाहिए। संबंध का फार्मूला क्या होता है? संबंध का फार्मूला होता है K-273/5 इक्वल टू F-32/9। ये संबंध का फार्मूला होता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है या तो इसको F कर दें या फिर इसको जो है K कर दें, दोनों को बराबर कर देंगे तो आपका जो मान प्राप्त होगा जब सॉल्व कर निकालेंगे तो आपका मान प्राप्त हो जाएगा 574, यानी कि 574.25 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन डी मिल जाएगा आपको हल कर लेना है। वैसे आपको ऐसे क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपका जो है टाइम काफ़ी लग जाएगा, तो आपको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन को लर्न कर लेना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। जो फ़ारेनहाइट और केल्विन पैमाने पर जो समान ताप जो होता है वो होता है 574.25 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी हो जाएगा
करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बढ़ती आवृत्ति क्रम में तरंगों का सही क्रम, यानी कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेव्स इज इन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑर्डर, यानी कि आवृत्ति का जो है तरंगों का बढ़ता हुआ क्रम पूछ रहा है। पहला ऑप्शन और ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ से बताना है कि जो आवृत्ति का बढ़ता हुआ क्रम है वो कौन सा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि आपको याद कर लेना है क्या, आर एम आई वी यू एक्स और जी। तो ये जो आपका होता है ये आपका होता है तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम, और ये होता है आपका आवृत्ति का हुआ बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि जो तरंग दैर्घ्य जिस तरफ बढ़ती हो उस तरफ जो आवृत्ति होती है वो घटती है। तो ये जो आपका है आवृत्ति का बढ़ता हुआ क्रम इस तरीके से होगा नीचे की ओर। तो सबसे ज़्यादा जो आवृत्ति है वो किसकी है, रेडियो वेव की। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बढ़ती आवृत्ति क्रम में तरंगों का सही क्रम है, यानी कि आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है आपको। तो पहले जो आपकी तरंग आ जाएगी वो दोस्तों क्या हो जाएगी, रेडियो वेव हो जाएगी, रेडियो तरंग। और जो सेकंड हो जाएगी वो हो जाएगी माइक्रोवेव, यानी कि सूक्ष्म तरंग। और जो थर्ड हो जाएगी वो हो जाएगी इंफ्रावेव, यानी कि अवरक्त तरंग। तो रेडियो वेव आपको दिया है, वो तो दिया है, लेकिन जो ऑप्शन बी में रेडियो वेव दिया है, ऑप्शन सी में भी दिया है आपको रेडियो वेव, और ऑप्शन डी में भी दिया है। तो ये तो आपका पहला जो बी ऑप्शन दिया है, यहाँ रेडियो तरंग दिया, फिर दिया है कॉस्मिक वेव, और फिर दिया है अल्ट्रा वायलेट। क्या दिया है, अल्ट्रा वायलेट। लेकिन इससे पहले जो है इंफ्रारेज आती है, तो ये तो सही क्रम नहीं होगा, ये सही क्रम आपका नहीं होगा, क्योंकि जो अल्ट्रा वायलेट ये आपको पहले दिए है और इंफ्रारेज जो है आपको बाद में दिए, लेकिन इंफ्रारेज जो है पहले आएगी। तो यहाँ पर आपको देखना है, तो ये तो होगा नहीं, और ये भी नहीं होगा क्योंकि एक्स रेज पहले दिया, और यहाँ पर गामा रेज ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो आपका देख रहे हैं ये थर्ड तो ऑप्शन करेक्ट नहीं हो रहे, तो आपको पहला ऑप्शन तुरंत ही करेक्ट कर देना है। तो ये आपका जो आवृत्ति का बढ़ता हुआ क्रम है ये आर एम आई वी यू एक्स जी है। तो पहली जो वेव है वो आप देख रहे होंगे आई इंफ्रा, यानी कि अवरक्त तरंग, ये आपको दी है। और फिर आपको दी है अल्ट्रा वायलेट, कौन सी दी है, अल्ट्रा वायलेट। तो ये आप देख रहे हैं अल्ट्रा वायलेट जो है पराबैंगनी तरंग। और फिर दिए एक्स किरण, तो ये एक्स किरण, और ये गामा तरंग, तो ये गामा तरंग। तो ये आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है यही करेक्ट हो जाएगा। और जो तीनों ऑप्शन है वो आप चेक करेंगे तो आप रॉन्ग निकलेंगे, तो यहाँ से आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। मैंने क्या बताया, आर एम आई वी और यू एक्स जी आपको याद कर लेना है। जो आपका ये क्रम होता है दोस्तों, ये ऊपर की तरफ ये होता है आपका तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम। क्या होता है दोस्तों, तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम होता है। तो जो आवृत्ति होगी, आवृत्ति का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा, ये होगा, क्या होगा, आवृत्ति का बढ़ता हुआ क्रम ये हो जाएगा। यानी कि विपरीत होता है, तरंग दैर्घ्य जिस तरफ बढ़ती है उस तरफ जो है आवृत्ति आपकी घटती है, और जिस तरफ आपकी आवृत्ति बढ़ती है उस तरफ तरंग दैर्घ्य घटती है। तो आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन हो रहा था करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया है आपको। क्या दिया है, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 20 साइन 200 पाई टी। क्या दिया, I बराबर 20 साइन 200 पाई टी दिया है आपको। धारा आवृत्ति क्या होगी, यानी कि जो है धारा की आवृत्ति पूछ रहा है। द इक्वेशन ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट इज I बराबर 20 साइन 200 पाई टी, वाट वुड बी द करंट फ्रिक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति पूछ रहा है, धारा की आवृत्ति पूछ रहा है आपसे। तो इसके लिए दोस्तों आपको जो है क्या करना होगा, आपको अल्टरनेटिंग करंट का जो समीकरण होता है उससे इस समीकरण की तुलना कर देनी होगी। जो अल्टरनेटिंग करंट का जो समीकरण होता है वो होता है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, ये होता है आपका अल्टरनेटिंग करंट का फार्मूला। तो यहाँ से आप तुलना करेंगे तो आपका I नॉट जो है ये आपका दिख रहा है 20 है, ओमेगा कितना दिख रहा है, ओमेगा दिख रहा है 200 पाई, कितना दिख रहा है 200 पाई, यानी कि 200 पाई दिख रहा है। ओमेगा बराबर हो जाएगा 200 पाई, ये आपका मिल जाएगा। तो ओमेगा बराबर आप जानते होंगे 2 पाई एन होता है, जहाँ आपका एन जो है फ्रिक्वेंसी है, यानी कि आवृत्ति है।
तो इसको लिखेंगे 200 पाई। तो पाई से पाई कट जाएगा तो n बराबर कितना आ जाएगा, और ये 2 से ये 200 कटेगा तो वो आ जाएगा 100। तो n बराबर प्राप्त हो जाएगा आपका 100। और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, वो होता है हर्ट्ज। क्या होता है, हर्ट्ज। तो n बराबर आ जाएगा 100 हर्ट्ज। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 100 हर्ट्ज वाला, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि 100 हर्ट्ज हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो इसकी आपको डायरेक्ट ही तुलना कर देनी है अल्टरनेटिंग करंट के जो है इक्वेशन से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 18 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी गोलनुमा चालक की जो धारिता है क्या होगी। वाट वुड बी द कैपेसिटेंस ऑफ एन 18 सेंटीमीटर डायमीटर सर्कुलर ड्राइवर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन के लिए आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने बताया कि एयरफोर्स में आपके जितने भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ से क्वेश्चन आपके जो है सिर्फ फार्मूले से ही लगेंगे, वहाँ पर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना होगा, क्योंकि आपके जो है न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर आपको सिर्फ फार्मूले से लगाना होता है, क्योंकि ज़्यादा वहाँ पर आपको जो है उलझाने वाले क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल से नहीं देगा। तो 18 सेंटीमीटर व्यास वाला कह रहा है, तो इसकी आपको निकाल लेनी है त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 18/2 यानी कि 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर कह रहा है गोलनुमा चालक है, तो गोलनुमा चालक के लिए धारिता C बराबर होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आपकी क्या है, त्रिज्या है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो आप जानते होंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हो जाएगा 1/9 × 10⁹ इंटू हो जाएगा ए क्या है आपका, ए है त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी निकली 9 सेंटीमीटर, यानी कि 9 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। तो 9 से 9 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, और 10⁻9 जब ऊपर जाएगा और ये 10⁻² जो ऊपर दिया है तो ये आपस में जुड़कर कितना हो जाएगा 10⁻11 क्या हो जाएगा 10⁻11 फैरेड। धारिता का मात्रक होता है फैरेड, तो 10⁻11 फैरेड, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 1 mu का मान जो होता है क्या होता है, यानी कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 mu, वो आपका किलोग्राम में पूछ रहा है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आपको जो है सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट ही लर्न कर लेना होता है। तो इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है ऑप्शन सी, यानी कि 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। 1 mu का मान होता है 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, आपका एग्जाम का टाइम भी निकल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट ही आंसर लर्न होना चाहिए 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो समानांतर तारों के विपरीत दिशाओं में धारा प्रवाहित होती है वे, तो क्या कह रहा है 2 पैरेलल वायर्स हैव करंट फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन दे। तो पहला ऑप्शन है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं यानी कि रिपेल ईच अदर। ऑप्शन बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं यानी कि अट्रैक्ट ईच अदर। ऑप्शन सी एक दूसरे पर कोई बल नहीं लगाते यानी कि डोंट फोर्स ईच अदर। ऑप्शन डी है एक दूसरे की धाराओं को जो है नष्ट करते हैं, यानी कि ऑप्शन क्या दे रहा है डी, डिस्ट्रॉय ईच अदर्स करंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि दो पैरेलल जो वायर हैं, इस प्रकार से दो पैरेलल वायर हैं, दो तार हैं आपके समानांतर, और कह रहा है विपरीत दिशाओं में धाराएं प्रवाहित होती हैं, यानी कि एक की जो धारा इधर को प्रवाहित हो रही है और दूसरे की इधर की। तो दोस्तों जो विपरीत दिशाओं में धाराएं प्रवाहित होती हैं तो वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को जो है प्रतिकर्षित करते हैं यानी कि रिपेल करते हैं, रिपेल ईच अदर। और दोस्तों आप जानते होंगे कि आप लोगों के गाँव में जो होते हैं, जो गाँव होते हैं वहाँ पर आपने देखा होगा आपके 4 तार जाते हैं, कितने 4 वायर जाते हैं, और उनमें जो धारा होती है वो सिर्फ एक ही तरफ बहती है, एक ही डायरेक्शन में बहती है, इसीलिए वो जो है आपस में आकर्षित करते हैं। अगर जो है विपरीत दिशाओं में रहेंगे तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे यानी कि रिपेल करेंगे, और जो है एक ही दिशा में रहेंगे तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके एयरफोर्स एग्जाम में पूछे ही जाते हैं
और ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 किलोग्राम हीलियम अणुओं की गतिज ऊर्जा 273 यानी कि 273 केल्विन पर क्या होगी, यानी कि वाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 किलोग्राम हीलियम मॉलिक्यूल्स एट 273 यानी कि 273 केल्विन। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, यानी कि 1 किलोग्राम पर जो हीलियम अणुओं की गतिज ऊर्जा जो है वो पूछ रहा है, कितने ताप पर पूछ रहा है, 273 केल्विन पर पूछ रहा है। तो दोस्तों ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, गैसों के लिए जो अणुओं की गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है वो होता है के ई बराबर होता है 2/3 R इंटू टी, ये होता है आपका फार्मूला। तो यहाँ पर आपको रख देना है मान, क्या रखना है आपको, इनके मान रख देना है। तो R का मान जो होता है दोस्तों, R का मान क्या होता है, R का मान होता है, वैसे तो ये आपको जो है क्वेश्चन में ही दिया होगा, R का मान होता है 8.3, ये होता है आपका R का मान, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो जो है आपका हो जाएगा के ई बराबर काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर 2/3 इंटू आर का मान 8.3 इंटू जो है टी आप ताप रखेंगे, तो ताप का मान कितना है 273 केल्विन। तो इसको जो है सॉल्व कर निकालेंगे आप, तो आपका प्राप्त हो जाएगा कितना, आपका प्राप्त हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 3.4 इंटू 10⁻³ जूल प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं था आपका, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था। तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं तो फार्मूला बेस ही पूछे जाते हैं, जो आपके फार्मूले से तुरंत जो है सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, वायु की आर्द्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से किस जो है माप यंत्र का जो है प्रयोग किया जाता है, यानी कि एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एयर ह्यूमिडिटी, यानी कि जो वायु की आर्द्रता होती है, नमी होती है, उसको मापने के लिए किस जो है यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ। तो पहला ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी है थर्मामीटर, ऑप्शन सी है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन डी है बैरोमीटर। तो आप सभी को पता है कि थर्मामीटर तो होगा नहीं, क्योंकि ये जो है ताप को मापता है, बैरोमीटर होगा नहीं, ये वायु ताप को मापता है, हाइड्रोमीटर भी नहीं होगा। तो ऑप्शन जी है, सी जो है ये हो जाएगा करेक्ट, हाइग्रोमीटर। ये आपकी वायु में जो नमी होती है उसको मापता, मॉइस्चर को जो है ये हाइग्रोमीटर आपका नापता है। तो ऑप्शन जो है कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, हाइड्रोमीटर। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें।